आप देख रहे थे कि स्थगित कर दिया गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो प्रश्नकाल का समय है उसमें विपक्षी सांसद कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे थे। हालांकि उससे पहले भी जब संसद का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले वो मिलने भी गए, लेकिन अदानी के मुद्दे पर और संविधान दिवस के मुद्दे पर चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज फिर से हंगामा हुआ और हमने देखा किस तरह से विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही में बाधा हुई और इसीलिए लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साफ तौर पर यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि यह प्रश्नकाल है, अहम समय है जहां कई अहम प्रश्न जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनको लेकर उठाए जाते हैं और लेकिन विपक्षी सांसद बाज नहीं है और इस वजह से विपक्ष के हंगामे के चलते जो कार्यवाही है वो दोनों सदनों में बाधित हुई है और फिलहाल लोकसभा को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का संसद में हंगामा था और लगातार संविधान दिवस पर भी चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष की बात सुनने से भी इनकार है और इसीलिए लगातार हंगामा किया गया। और पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर हमने देखा कि जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने संसद की कार्यवाही में बाधा डाली, जिससे कहीं ना कहीं जो उत्पादकता है इस पूरे सत्र की उस पर असर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया। और कई अहम लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित से जुड़े कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे अहम विधेयक हैं जो आज पटल पर रखे जाने हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्षी सांसद लगातार बाधा डाल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं दोनों सदनों की जो कार्यवाही है वो बाधित होती हुई नजर आई। जब भी सत्र शुरू होता है तो कोशिश यही की जाती है हमेशा पक्ष और विपक्ष को एक साथ तालमेल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और चर्चा से कोई गुरेज नहीं, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है विपक्षी सांसदों द्वारा कि सदन की कार्यवाही को चलने ना दिया जाए। और इसीलिए हमने देखा कि आज भी लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हें कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। और तो बड़ी खबर आती हुई संसद से, जहां पर इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको सीधे लिए चलते हैं सीआईए पार्टनरशिप समिट में, जहां पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संबोधन दे रहे हैं और पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस इस बार सीआईए के समिट की थीम है। सीधे ले चलते हैं आपको। Satellite clearly reflects technology which was mentioned by many persons, technology which will transform lives, technology which will change the nature of livelihoods. But at the same time, our tradition, our culture, our rich heritage binds us all together. And we are very proud of that. And therefore it's going to be a mix of tradition and legacy on the one hand and technology on the other hand. The E in satellite is about empowerment. Empowerment both of people and processes. Young India is marching rapidly forward with an empowered young population ready to go in with high aspirations, high goals, a commitment for a good future for their families. I am sure the same is the story across the world. We have to empower our people, empower our youth to grapple with the challenges of tomorrow. And that empowerment will come from education, that empowerment will come from skilling, that empowerment will lead to ease of doing business, will lead to ease of living. Two areas which we in India hold very important for our future. Satellite has two L's. I was grappling how to bring the money equation, the cash flow into the story, and I realized liquidity is something that will resonate with all the economic ministers and business persons who are sitting here. We need financial strength to be able to meet our common objectives, and we will all have to look at stronger economies, be it the macro economy, be it our own ability to grow faster,
be it our own ability to fund the future. And therefore, financial strength, coupled with the second L, which I thought should be about lifestyles. Consumption waste is not going to make the world a better place to live in. The world will have to reflect on lifestyles. The world will have to reflect on the circular economy. Prime Minister Modi has offered to the world a new concept of life, lifestyle for environment. A lifestyle where we are conscious of waste, where we are conscious of the carbon footprint that we leave behind due to our wasteful consumption, due to our current lifestyle patterns. And I truly believe this is going to be at the core of a better future for the world. Unless we address consumption patterns, we are not going to be able to resolve sustainability and environmental challenges. Environmental challenge is not a function of the carbon emitted through manufacturing. It is a greater function of the carbon caused by consumption, because manufacturing comes only because there is a consumption demand. And a lot of that demand can be managed better, can be more sustainable, can be less wasteful. The I in satellite, ladies and gentlemen, could have many connotations. We have all almost unanimously talked about inclusivity. It is no doubt that every child born in the world, every family deserves a better future. And therefore, inclusivity is at the core of all development activities across the world today. But along with that, we have innovation, we have growing demands for industry, manufacturing, we have growing demand for infrastructure. Investment is going to determine how quickly and rapidly our economies can grow. And innovation and investment will help us in our effort to be inclusive much faster. Towards that end, I think another I that I'd like to add is initiatives such as this Partnership Summit. The more we engage, the more we talk to each other, these initiatives will help us understand each other, help us resolve the problems that we face, help us come up with collective solutions, and help us to work together for a better future. तो आप सुन रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को, जो CRT पार्टनरशिप समिट है उसमें संबोधन दे रहे थे। काफी अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन खास तौर पर जो अगर वेस्ट का है तो वो दुनिया को एक बहुत बेहतरीन जगह या गंतव्य स्थान नहीं बनाएगा। इसीलिए लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि जब हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके प्रति कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ कैसे वी कैन मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर द कमिंग जनरेशन, उस पर भी फोकस करना जरूरी है जब हम टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात करते हैं और बात करते हैं आर्थिक विकास से जुड़ी हुई। बढ़ते आगे खबरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नड्डा जी को वर्षों से जानता हूं और पार्टी में उनके उल्लेखनीय योगदान का गवाह हूं। उन्होंने हर संगठनात्मक, विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाया। वो स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के प्रयासों में सबसे आगे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में इसरो से एक और सफलता की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 4 दिसंबर की शाम 4:08 पर अपने PSLV XL रॉकेट से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबाक 03 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये सैटेलाइट
60,503 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में धरती का चक्कर लगाएगा। इस सैटेलाइट लॉन्च का मुख्य मकसद सूरज के कोरोना का अध्ययन करना और एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक को प्रदर्शित करना है। ये सैटेलाइट सूरज के चारों तरफ मौजूदा वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इस सैटेलाइट की वजह से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवाओं का अध्ययन कर पाएंगे और ये भी पता चल पाएगा कि सूरज का डायनेमिक्स क्या है। इस सैटेलाइट के दो हिस्से हैं, पहला ऑक्यूलेटर और दूसरा कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट। दोनों का अलग अलग काम होगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा के कर्नाटक विधायक बंसगौड़ा पाटिल यतनाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन पर राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए तलवार लटक रही है। नोटिस में कहा गया कि बंसगौड़ा पाटिल यतनाल राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं और पार्टी के निर्देशों की अवहेलना भी। इसके साथ ही नोटिस में कहा गया कि वो राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों पर पार्टी के आधिकारिक रुख के विपरीत सार्वजनिक बयानबाजी कर रही हैं। साथ में पार्टी विरोधी रुख अपनाने की खबरें मीडिया के साथ साथ अलग अलग पार्टी मंचों पर भी आ रही हैं। ऐसे में पार्टी ने नोटिस जारी कर पूछा कि पार्टी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों ना करे। संबल हिंसा के 9वें दिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को संबल भेजने का ऐलान किया। इस बीच लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संबल का दौरा न करने के लिए कहा। अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें बताया गया कि संबल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वो जनहित में सहयोग करें और अपना प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित भी, ताकि संबल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 163 BNSS के आदेश का उल्लंघन न हो। कल रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में रात बिताई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नेता कल शाम को ही लखनऊ पहुंच गए ताकि आज वो एक साथ रवाना हो पाए। उधर प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संबल आने पर रोक लगा दी। संबल के जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक शहर में बाहरी व्यक्ति या फिर किसी जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। साथ ही ये भी कहा गया कि जिले में एक साथ 5 लोगों को इकट्ठा होने पर भी रोक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संबल नहीं जाने दिया गया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय संबल जाने पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि वो गांधीवादी लोग हैं और उन्हें उन्हीं के आदर्शों पर चलकर संबल जाना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहा जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्पीड़न और अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 83 सदस्यों को बेनापोल सीमा चौकी के पास वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज थे। मीडिया के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने संदिग्ध यात्रा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू श्रद्धालु शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भूमि बंदरगाह पर पहुंचे। वो बेनापोल पेट्रोपोल क्रॉसिंग के माध्यम से भारत जाना चाहते थे। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चटगांव के 70
अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट सहित मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले झूठे मामले की निंदा की। परिषद ने यह भी मांग की कि बांग्लादेशी सरकार और कानून प्रवर्तन अधिकारी झूठे मामले को तुरंत वापस लें और वकीलों और पत्रकारों को रिहा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा गंभीर हमले हो रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रविवार को विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक प्रार्थनाएं हुई। वहीं बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मथुरा में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रार्थना सभा में बांग्लादेश में शांति स्थापना और सद्भावना के लिए भक्तों ने पूजा अर्चना, मंत्र जाप और कीर्तन किया। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग ने उस फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़कर 1500 करने का फैसला लिया गया था। याचिका इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर की गई। इंदु प्रकाश ने अगस्त 2024 में चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी, जिनमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना है और किसी आंकड़े पर आधारित नहीं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पीआईएल पर सुनवाई करेगी। हालांकि बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है और ईवीएम के उपयोग से मतदान प्रक्रिया पहले के मुकाबले में कम समय में हो जाती है। आयोग मतदान के समय को कम करने के लिए ज्यादा ईवीएम के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया। आतिशी ने बयान दिया था कि बीजेपी ने केजरीवाल ने तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर पैसे देने की पेशकश की थी। और वहीं महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पेश होने के लिए कहा गया। हिंदुत्व के विचारक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लंदन में मार्च महीने में राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में वीर सावरकर का अपमान किया था। गुजरात में डाकघरों में रिकरिंग डिपॉजिट के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े कई मामलों में ईडी 29 नवंबर 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 19 जगहों पर तलाशी कर रही है। अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि कार्रवाई एसीबी और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा की गई जांच के परिणाम स्वरूप की गई है। छापेमारी के परिणाम स्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद किया गया। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से करने में जुटी है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। कुंभ और अर्धकुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी की जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदर ने रविवार देर शाम जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, तुराव, फूलपुर, करछना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिला के कलेक्टर मेलाधिकारी विजय किरण आनंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग किया जाएगा। अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20, करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं।
कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए इस नए जिले का गठन किया गया है। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया। चक्रवाती तूफान फेंजल पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ चला। चक्रवात फेंजल की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए। पुडुचेरी और तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान का व्यापक असर पड़ा। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों में 3 दशकों की सबसे अधिक 48 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। फेंजल के कारण हुई भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तमिलनाडु के विलुपुरम, कुडालोर, वेल्लोर, रानीपेट जिलों में भी स्कूलों और कॉलेज को बंद किया गया। पुडुचेरी के कई इलाकों में भीषण जल भराव की वजह से सैकड़ों लोग घरों में फंसे हैं। बारिश का पानी घरों में घुसा, सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूबी। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रहे हैं। पुडुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लगभग कई राहत केंद्र बनाए गए। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र के रूप में नामित किया गया और पेड़ों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई। तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उधर आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात फेंजल का असर देखने को मिला। विशाखापट्टनम में भी समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट जारी होने के बाद केरल वायनाड में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। आईएमडी ने केरल के 4 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में अरुणाचल पहाड़ी पर हुए भारी भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्यों में जुटी है। जानकारी के मुताबिक तिरुवन्नामलई निगम सीमा के वीओसी नगर में 11वीं स्ट्रीट पर स्थित घरों पर भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरी, जिसमें 7 लोग फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तिरुवन्नामलई जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में हवा का दबाव कम होने की वजह से चक्रवात फेंजल के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। इसका असर कर्नाटक राज्य पर पड़ा और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चामराजनगर, मैसूर, कोडागु, दक्षिण कन्नड़ जिलों बेंगलुरु, कोल्लार, चिक्काबल्लापुर, तुमकुर, रामनगर और मांड्या, हसन, चिकमंगलूर, उडुपी में बारिश का अनुमान है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया गया। वहीं मैसूरू, कोल्लार, चिक्काबल्लापुर जिलों में आज स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह से धुंध की परत छाई हुई है। शहर के कई हिस्सों में AQI 300 के ऊपर देखा गया। नेहरू नगर में AQI 335, शाहजहांपुर में 320, जहांगीरपुर में 312, द्वारका सेक्टर 8 में 306, वहीं आर के पुरम में 304, आनंद विहार में 303 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं। मुंबई शहर में भी धुंध की परत छाई दिखी। मरीन ड्राइव के पास घने कोहरे के बीच लोगों ने सुबह की सैर की और घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हुई। ऊंची ऊंची इमारतें घने कोहरे और धुंध में छिपी हुई नजर आईं। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा दिखाई दिया। भारी कोहरे की वजह से सुबह के वक्त श्रीनगर में विजिबिलिटी बहुत कम थी। विश्व प्रसिद्ध डल झील कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। डल झील अपनी खूबसूरती के लिए भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अब तक नवंबर महीने में
सबसे कम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पर्यावरण में आए बदलाव की वजह से कई पर्यटक बिना बर्फबारी देखे ही मायूस लौट रहे हैं। इसका प्रभाव कुल्लू के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ रहा है। कुल्लू मनाली में इन दिनों बाहरी राज्यों से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ड्राई गया है और उस वजह से जो है हमारा टूरिस्ट इंफ्लो जो है वो इतना पिकअप नहीं कर रहा है। आने वाले समय में जो है जल्दी हमें स्नोफॉल जो है देखने को मिलेगा और आई एम श्योर कि जो ये टूरिस्ट है उसका इंफ्लो भी बहुत जल्दी पिकअप करेगा। और वहीं पर्यटन उद्योग में काम कर रहे स्थानीयों का कहना है कि कुल्लू में पिछले 2-3 सालों में अक्टूबर-नवंबर में बर्फबारी हो ही नहीं रही, जिसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। टूरिस्ट हमारे यहाँ कुल्लू मनाली आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्फ देखने ही आते हैं, जबकि इस साल भी हम देख पा रहे हैं कि बर्फ अभी तक नहीं पड़ी है और ये भी अब नवंबर मंथ आपका खत्म ही हो चुका है और दिसंबर में भी अभी ऐसे ही असर लगे तो कहीं ना कहीं जो भी इंडस्ट्री से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको नुकसान काफी होगा। इस कारण से जो है पर्यटक कम संख्या में जो है कुल्लू मनाली की ओर आए हैं। पर्यटकों की संख्या कम होने से जो है मतलब पर्यटक कारोबार पर जो है काफी कमी आई है। भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य भविष्य के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ अनुसंधान में छात्रों और बच्चों की रुचि को बढ़ाना है। देखिए रिपोर्ट। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 30 नवंबर से शुरू हुआ महोत्सव मंगलवार तक चलेगा। IIT गुवाहाटी में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य सभी के द्वारा विज्ञान के जश्न को मनाना है। यह महोत्सव अपने रचनात्मक कार्यक्रम और गतिविधियों के जरिए देश और विदेश के लोगों और वैज्ञानिक समुदाय को एक साथ आने और एक साथ काम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 4000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करना और उनका इंटरेस्ट जगाना है कि वो फ्यूचर में विज्ञान के प्रति ज़्यादा उत्साहित रहें और विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए और ज़्यादा प्रयास करें। यह महोत्सव प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और इंटरेक्टिव सत्रों के जरिए विज्ञान समाज और नवाचार को सार्थक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए महोत्सव के दौरान व्यस्त कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें काफी अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट थे जो कि फ्यूचर लेवरेज के हिसाब से फ्यूचर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि संसद में शाम 4 बजे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, साबरमती रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं और इस वक्त अगर बॉक्स ऑफिस की बात की तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा फिल्म का और आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री खुद द साबरमती फिल्म देखने वाले हैं। किस तरह से साबरमती रिपोर्ट ने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता के झंडे गाड़े और शाम 4 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट प्रधानमंत्री देखेंगे। बॉक्स ऑफिस पर भी द साबरमती रिपोर्ट का शानदार प्रदर्शन लगातार 2 हफ्तों से जारी है और आज इस फिल्म को प्रधानमंत्री खुद देखने वाले हैं और साफ तौर पर इस फिल्म को बहुत ही सकारात्मक रिएक्शंस मिले हैं। जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। तो इस लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शाम 4 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री द साबरमती रिपोर्ट को देखने वाले हैं। और द साबरमती रिपोर्ट की अगर बात की तो इसे देखकर स्पीकर जो है लोकसभा के वो भी काफी इमोशनल हुए थे और इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर। सुधाकर दास हमारे टीम में। सुधाकर, बड़ी खबर ये कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री खुद साबरमती रिपोर्ट देखेंगे और अक्रॉस द ग्लोब अगर देखें तो साबरमती रिपोर्ट को अच्छे रिएक्शन के साथ साथ सफलता के झंडे गाड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर दिखाई गई ये फिल्म। जी हाँ, चल देखिए, तीसरा हफ्ता हो रहा है और साबरमती रिपोर्ट लगातार जो है दर्शकों की तरफ से प्रशंसा बटोर रही है। हम जानते हैं कि एक सच्ची घटना से प्रेरित ये फिल्म है। साल 2002 में गोधरा कांड हुआ था, हमने देखा था, जिसमें किस तरह से षड्यंत्र करके एक ट्रेन को जलाया गया था। काफी संख्या में कार सेवकों की उसमें मौत हुई थी और शुरुआत में किस तरह से एक पूरा एक कोशिश की गई कि इसको एक आग लगने की घटना बताया जाए, लेकिन जब जांच हुई, पुलिस ने अपनी तफ्तीश में इस बात का पता चला कि एक साजिशन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। हम जानते हैं इसमें कई लोगों को सजा भी हुई है। इस मामले में ये मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था और उसी घटना से प्रेरित
ये कहानी है, धीरज सरना के निर्देशन में बनी है। विक्रांत मैसी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके हाथ उस कांड की सच्चाई से जुड़े हुए कुछ रिपोर्ट्स लगते हैं। तो उसी फिल्म को देखने के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं आज बाल योगी ऑडिटोरियम में दिल्ली में 4 बजे वो इस फिल्म को देखेंगे। और निश्चित तौर पर काफी अहम है, क्योंकि आपको यह पता है कि जिस दौरान ये घटना हुई थी तो पीएम मोदी उस वक्त गुजरात में थे और उस दौरान कई तरह के आरोप तत्कालीन सरकार पर लगाए गए थे, जो बाद में गलत साबित हुए थे। और कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों की पड़ताल करती हुई उन सच्चाइयों को सामने लाने वाली ये कहानी है, जो दर्शकों में भी काफी सुर्खियां और बटोर रही इसीलिए है। जाकर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की प्रशंसा की थी, और प्लेटफॉर्म एक्स पर भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक्स अपने आप में सोशल मीडिया से जुड़ने का बहुत अहम माध्यम है, कि लोगों को फिल्म देखने की अपील भी की थी और उसकी खुद भी प्रशंसा की थी। और अब खुद प्रधानमंत्री इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कई ऐसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी किया गया और तब भी ये कहा गया था कि एक सच को दिखाने की कोशिश की गई है सिनेमा द्वारा। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि ये क्योंकि कार सेवक आ रहे थे, उनके ट्रेन के ऊपर ये एक प्री प्लान साजिश हुई थी। आपको याद, नानावती मेहता कमीशन गुजरात सरकार ने उस समय अपॉइंट किया था। उसने 2008 में अपनी रिपोर्ट में इसको एक साजिश करार दिया था, और उसके एवज में जो तमाम सबूत उसके सामने रखे थे। तो आपको इस वक्त ये भी याद करना पड़ेगा कि किस तरह से तत्कालीन जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकार थी, रेल मंत्री लालू यादव थे, उन्होंने एक बनर्जी कमीशन बनाई थी जस्टिस बनर्जी की अध्यक्षता में। उसमें जो तमाम जो चीजें थे उसको नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल एक अलग तरह की रिपोर्ट दी थी, जिसको बाद में हाईकोर्ट ने भी खारिज किया था, और पूरी सच्चाई बाद में सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम एक पॉलिटिकल घटना के तौर पर भाई इसको पूरे देश में देखा जाता है, जिसमें उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त और गुजरात सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, जो बाद में अदालतों के जरिए और जो जांच हुई उसके जरिए जो तमाम आरोप झूठे साबित हुए, और उसके बाद ये पूरी कहानी की बुनियाद बनी है। तो निश्चित तौर पर एक अहम फिल्म है, और पीएम मोदी खुद देखने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि पीएम देखने जा रहे हैं, तो इस फिल्म को कई ऐसे तथ्य और साक्ष्य हैं जो इस फिल्म के जरिए लोगों के सामने पेश किए गए। और वहीं इस बात पर भी रोशनी डाली सुधाकर कि ये जो फिल्म है द साबरमती एक्स रिपोर्ट, इसमें जो मंच सजाया जाएगा, इसमें कई और मंत्री और सांसद भी प्रधानमंत्री के साथ क्या ये फिल्म देखेंगे? जी बिल्कुल, स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है इस फिल्म की बाल योगी ऑडिटोरियम में, और उम्मीद जरूर की जा रही है कि पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री, विभिन्न दलों के सांसद, बीजेपी के सांसद तो रहेंगे, विभिन्न अन्य दलों के सांसद, एनडीए के सांसद भी इस फिल्म को देखेंगे। तो एक अहम फिल्म, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना देश की, उस राजनीतिक घटना की पोल किस तरह से खुली, किस तरह से उसकी जांच आगे बढ़ी, और एक पत्रकार के किरदार के जरिए उस पूरी घटना क्रम को लाने की कोशिश इस फिल्म में की गई है। तो आज 4 बजे जरूर इंतजार रहेगा बाल योगी ऑडिटोरियम में, और निश्चित तौर पर फिल्म के जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं और एक्टर हैं, वो जरूर खुश होंगे कि पीएम मोदी खुद आज उनकी फिल्म को देखने जा रहे हैं। और ऐसा कम ही होता है कि पीएम इस तरह से किसी फिल्म को देखने जाए। निश्चित तौर पर वो जरूर कलाकारों की तारीफ तो पहले भी वो कर चुकी हैं, और कई अगर हम देखें राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उन कलाकारों की मुलाकात हुई है, और जिस लिहाज से उनके काम की तारीफ हुई, जिस परिपक्वता के साथ उन्होंने अपने अपने किरदार निभाए। लेकिन एक अहम बात जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है वो ये है सुधाकर, कि किस तरह से इस पूरी कहानी को या इस पूरी कहानी का ताना बाना जिस तरह से पिरोया गया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को छूती। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी जब प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपील की थी, कहीं ना कहीं इसको साझा करती है। आप देखिए, पूरी की पूरी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी,
यहाँ तक कि लोगों को पहचानना तक मुश्किल हो गया था। किस पीड़ा से गुजरे होंगे वो तमाम परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को इस घटना के चलते, इस साजिश के चलते जो ये प्री प्लान एक आग लगाई गई थी साबरमती एक्सप्रेस में, तो वो उन तमाम परिजनों को खोया होगा। उस पीड़ा को बयान करती हुई कहानी और इसके साथ साथ इस सच्चाई को सामने लाने वाली कहानी की किस तरह से एक पूरे घटनाक्रम को, साजिश को एक एक्सीडेंट बताने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई थी। लेकिन पीएम मोदी जब खुद फिल्म देखने जा रहे, आप समझ सकते हैं कि अपनी दस्ताओं के चलते शायद ही उनको इस तरह का मौका मिल पाता है। तो फिल्म के जो भी फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात, आज बहुत बड़ा दिन आप कह सकते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर जो एक चलन चलाने की कोशिश की जाती है विपक्ष द्वारा फेक नैरेटिव सेट करने की, तो कैसे अब जो अयोध्या से लौट रहे 59 राम भक्तों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया था, जो एक फेक नैरेटिव उस वक्त सेट किया गया था, उस फेक नैरेटिव के सेटिंग को तोड़ते हुए फिल्म में दिखाया गया है और ये बात जन जन तक पहुंचनी जरूरी थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये जो एक संदेश है कि वो खुद जाकर देखेंगे द साबरमती रिपोर्ट आज शाम 4 बजे। सुधाकर। बिल्कुल, और आंचल मुझे याद है उस वक्त हमारे जर्नलिज्म की, पत्रकारिता करियर की शुरुआत ही हुई थी और मुझे याद है तमाम उस समय सत्ता पक्ष के जो नेता थे, कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उन तमाम नेताओं के बयान उन्होंने शुरू से ही इस बात को खारिज करना शुरू कर दिया था कि ये कोई प्री प्लान घटना है। कम से कम जांच होने का इंतजार किया जाता, वो तमाम चीजें सामने, तथ्य सामने आते, उसके बाद उनके बयान आते तो शायद अच्छा होता। लेकिन ये कोशिश शुरू से हो रही थी कि जांच से पहले ही जो साजिश का एंगल है उसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन इन तमाम और जो इसमें पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, जिस राज्य में घटना हुई है उसको एक न्यायिक आयोग गठन करने का अधिकार, इसमें रेलवे ने अपनी तरफ से एक न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट भी बाद में न्यायालयों में उस रिपोर्ट को अहमियत नहीं दी गई। बाद में जो जस्टिस नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने जब पूरे घटनाक्रम से हस्तक्षेप किया, साजिश का खुलासा किया और जब बाद में न्यायालय ने अदालत में साजिश से जुड़े हुए तमाम लोगों को सजा दी, तो तब जाके न सिर्फ पीड़ितों को न्याय मिला और एक तरह से उस समय की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी गुजरात की, उन्होंने जो एक बात कही थी कि जांच के बाद तमाम चीजों को सामने लाया जाए, वो बातें, तमाम बातें सही साबित हुई। तो निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील मामला आप पीड़ितों के नजरिए से देखें तो, और भारत के पॉलिटिकल कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर इस तरह की जो फिल्म बनाई जाती है, जो तथ्यों को उजागर करती है, बेडर, बेखौफ, बेटोक, और प्रधानमंत्री अगर उससे खुद देखने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री आज द साबरमती रिपोर्ट 4 बजे बालयोगी ऑडिटोरियम में देखने जाएंगे। पहले भी प्रधानमंत्री इसकी तारीफ कर चुके हैं, इनके कलाकारों की तारीफ कर चुके हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। तो करते कुछ अन्य खबरों का। भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य भविष्य के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में छात्रों और बच्चों की रुचि बढ़ाना है। देखिए रिपोर्ट। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 30 नवंबर से शुरू हुआ महोत्सव मंगलवार तक चलेगा। आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य सभी के द्वारा विज्ञान के जश्न को मनाना है। यह महोत्सव अपने रचनात्मक कार्यक्रम और गतिविधियों के जरिए देश और विदेश के लोगों और वैज्ञानिक समुदाय को एक साथ आने और एक साथ काम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 4000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करना और उनका इंटरेस्ट जगाना है कि वो फ्यूचर में विज्ञान के प्रति ज़्यादा उत्साहित रहें और विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए और ज़्यादा प्रयास करें।
ये महोत्सव प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और इंटरेक्टिव सत्रों के जरिए विज्ञान, समाज और नवाचार को सार्थक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए महोत्सव के दौरान व्यस्त कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट थे जो कि फ्यूचर लेवरेज के हिसाब से या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे थे। एंड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑफ कोर्स मतलब हमारे नॉलेज इनलाइटमेंट में तो अच्छा था ही, और काफ़ी हम जैसे यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स या आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो हमें उनका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में यहाँ पे दिखा था। और हमें लगता है कि हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है या जो और है वो हम इनके साथ इंटीग्रेट करके मे बी इसको एक लार्जर स्केल पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं दे आर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, तो सीइंग की साइंस का एप्लीकेशन एंड सीइंग कि इंडिया कैन बी लीडर इन सच अ फील्ड इज रियली ग्रेट। एंड जिन भी इंस्टीट्यूट से लोग आए हैं, द रिसर्च दे आर डूइंग, उसका एक्सपोजर मिला हमें, एंड दैट्स रियली ग्रेट टू सी हाउ इंडिया इज डूइंग थिंग्स। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। साथ ही साइंस बियॉन्ड बॉर्डर्स जैसे विषयों के माध्यम से वैश्विक सहयोग पर भी जोर दे रहा है। We need a more young minds, the bright mind has to come and practice the science. They have to contribute more on this high science. That is the main idea. We are putting this ISF in Gauhati. Definitely, we are hoping that the people will be motivated. If you look at the Chandrayaan success, we are showcasing with the moon, and we have the startup exhibition. Lot of young startups, including 35 startups from the Assam, showcased their companies and their product, everything here. Seeing that, the young people also will think, yes, we can also start a company. We can also do some innovations. That is the overall idea. इस विज्ञान महोत्सव के दौरान अलग अलग तरीके के थीम आधारित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें चंद्रयान का संग्रहालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष प्रदर्शनी, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग समिट, प्रज्ञा भारत, विकसित भारत 2047 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नई सीमाएं, SNT हैकथॉन और युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव शामिल हैं। गुवाहाटी से अमित मुखर्जी की रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए देखते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरें बिजनेस रैप में। ट्राई ने OTP आधारित SMS सत्यापन को लागू करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। नए नियमों को लागू करने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी SMS और कॉल को 11 दिसंबर से हर हाल में रोकना होगा। चालू वित्त वर्ष में नवंबर में कोयले का कुल उत्पादन 90.62 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े उत्पादन में 7.20% की वृद्धि को दिखाते हैं। कोयला मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टिव और अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला कोयला उत्पादन नवंबर में 17.13 मिलियन टन तक पहुंच गया है। नवंबर में GST संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इस दौरान कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय GST संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य GST 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत IGST 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। नवंबर में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 4% बढ़ गई है। त्योहारी सीजन, शादी विवाह का मौसम और देश के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त मांग की वजह से पिछले महीने करीब 3.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। देश भर में पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने के विशेष अभियान के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए। ये अभियान पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण और उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए शुरू किया गया। अभियान में 800 जिला मुख्यालय, 1900 शिविर और 1100 नोडल अधिकारी शामिल थे। इस दौरान 39 लाख DLC फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जमा किए गए। BHEL ने लगातार दूसरे साल व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित CII एग्जिम बैंक पुरस्कार 2024 जीत लिया है। संस्थान की हरिद्वार इकाई ने ये पुरस्कार जीता है। साथ ही भोपाल, हैदराबाद, झांसी, रानीपेट और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इकाइयों प्रभागों को प्लेटिनम सम्मान मिला है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर रेलवे के AC कोचेज में यात्रियों को साफ चादर, तकिए और कंबल दिए जाते हैं। पहले कमलों की धुलाई 3 महीनों में एक बार होती थी, लेकिन अब इसे 15 दिनों में किया जा रहा है।
रोजाना 1 लाख से अधिक बेडरोल की मैकेनाइज धुलाई की जाती है और हर चादर और तकिया कवर जो है उसे उपयोग के बाद धोकर प्रेस कर पुनः इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। इसे लेकर डी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या आपको पता है भारतीय रेलवेज में जो कपड़ा है, जो लिनन है, उसको कैसे धोया जाता है? बहुत बार बात की जाती है कि साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं पता करने के लिए कि किस तरीके से इतनी बड़े रेलवेज में सफाई अभियान होता है, किस तरीके से साफ किया जाता है लिनन को, उसका जो कपड़ा है उसको साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना बड़ा एक इनका ये काम है होता है, यहाँ पे सफाई होती है, पूरा वॉशिंग होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है उनका प्लेस। और बात करने के लिए खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CPR नॉर्दर्न रेलवेज के सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा हम देख पा रहे हैं ये सिस्टम है प्लेस, यहाँ पे कितना क्वांटिटी इस वक्त आप लोग सफाई करते हैं एक दिन में? देखिए, उत्तर रेलवे द्वारा प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लिनन सेट साफ किए जाते हैं। तो आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर हम प्रतिदिन 17,500 लिनन सेट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेन में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स भी लगाई गई है। यहाँ पे वॉशर कम एक्सट्रैक्टर है, सुखाने की मशीन है, प्रेस की हुई मशीन है। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना टाइम लगता है एक लिनन को साफ होने? देखिए, सिर्फ धुलाई में उसमें 40 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उनको आयरनिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। इस्त्री करने के बाद वाइटोमीटर पर टेस्ट किया जाता है उनकी वाइटनेस को। वाइटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर बताइए कि कितना उसका पैमाना है? देखिए, मेहनत का फल है वाइटोमीटर। तो जैसे हम लिनन साफ कर रहे हैं तो लिनन में सफाई कितनी हो पाई है ये वाइटोमीटर बताता है। पूरा का पूरा प्रोसेस है इन लोगों का, सफाई से पहले पिक से लेने से, जो ट्रेन से लेना, उसके बाद यहाँ पे आके पूरी ये सफाई है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उन्होंने लगा के रखा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है पूरे देश में, नॉर्दर्न रेलवेज में ये सारी सिस्टम, ये प्रक्रिया जारी है। आनंद विहार में है, निजामुद्दीन में है, और कोशिश की जा रही है कि जो पूरा सिस्टम है इसको और बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। वो कोशिश करती है कि किस अच्छे से अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। क्या मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और ओडिशा के पुरी जिले में रविवार को 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की शुरुआत हुई, जहां कई रेत कलाकारों ने अद्भुत कलाकृति का प्रदर्शन किया। प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत के प्रतीक की अगर बात की जाए तो इस महोत्सव में मिनी इंडिया का स्वरूप देखा गया। कला महोत्सव में नृत्य के साथ अद्भुत सैंड आर्ट की झलक देखने को मिली। इसके साथ ही महोत्सव में भारत की समृद्ध शास्त्रीय नृत्य परंपराओं का जश्न मनाया गया। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की। ये डिजिटल मीडिया ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट और इकोसिस्टम देता है। और अगर आप भी चाहते हैं फ्री का शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर क्यूआर कोड स्कैन कर। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।